स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं एमिनो अम्ल के कुछ मुख्य कॉन्सेप्ट। आज हम पढ़ेंगे एमिनो अम्ल में सबसे पहले ज्यूटर आयन। ये एक मोस्ट टाइम टॉपिक है। इसे हम द्विध्रुव आयन या आंतरिक लवण भी कहते हैं। ये पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट अमीनो या एमिनो अम्ल की उभयधर्मी प्रकृति। फिर हम तीसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं जो कि मोस्ट टाइम पॉइंट है, समविभव बिंदु। अब हम लोग अपने इस लेक्चर नंबर 4 में, जो कि 12th प्लस BSc 6th सेम के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों पॉइंट शॉर्ट नोट्स में पूछे जा सकते हैं। मैं बता दूं, ये जो दोनों पॉइंट है ये ज्यूटर आयन पर आधारित पॉइंट है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एमिनो अम्ल क्या होता है। तो देखिए, अगर हम लोगों ने अल्फ़ा एमिनो अम्ल लिए CH2 NH2 COOH, ये क्या है? ये एक अम्लीय ग्रुप है और ये क्या है? एक क्षारीय ग्रुप है। और मतलब ये प्रोटॉन दे सकता है तो प्रोटॉन ले सकता है। हमें 11वीं से पता है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जो इस तरह था। बोस्टेड लॉरी के अनुसार जो प्रोटॉन देता है वो अम्ल होता है और जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो क्षार होता है। अर्थात प्रोटॉन देने वाला अम्ल है और लेने वाला क्षार है। तो अब हमें लिखते हैं अमीनो अम्ल का फार्मूला। CH2 COOH, यहाँ NH2। अब क्या होगा? ये जो अम्ल समूह है ये प्रोटॉन किसको दे देगा? इसको दे देगा। अर्थात जो अम्ल समूह होता है वो प्रोटॉन देता है और जो क्षारीय समूह होता है प्रोटॉन ग्रहण करता है। तो इस प्रकार एक नई संरचना बनेगी जो इस तरह होगी CH2 COO- और NH3 प्लस। यहाँ पर 3 इसलिए आया क्योंकि इसने एच ग्रहण किया। ग्रहण करने वाले पर प्लस आता है और देने वाले पर माइनस आता है। तो आप देख रहे होंगे ये जो इस पे 2 आवेश है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? द्विध्रुव आयन, या इसे हम आंतरिक लवण इससे कहते हैं क्योंकि यह एक ही एमिनो अम्ल में प्रोटॉन का आदान प्रदान होता है और वो जो प्रोटॉन, जो नया यौगिक या नया आयन या नया जो कंपाउंड बनता है उस पर 2 आवेश होते हैं, एक धन होता है एक ऋण होता है, जिस तरह लवण में होता है प्लस और माइनस। इसलिए इसे हम आंतरिक लवण भी कहते हैं और इसी को ज्यूटर आयन भी कहा गया। अतः हम कह सकते हैं कि एमिनो अम्ल में ही
एक जो कार्बोक्सिलिक समूह है वो प्रोटॉन दान देता है और जो क्षारीय समूह है वो प्रोटॉन ग्रहण करता है, अर्थात प्रोटॉन आदान प्रदान से बनना यौगिक ड्यूटेरायन कहलाता है। इस प्रकार हमारे यहाँ पर ड्यूटेरायन समाप्त होता है। अब बात आती है एमिनो अम्ल की उभयधर्मी प्रकृति। आप ध्यान देना, ये जो उभयधर्मी प्रकृति है ये ड्यूटर आयन बनने कारण ही होती है। हम यहाँ लिखता हूँ पहला पॉइंट, वो है एमिनो अम्ल की क्षारीय प्रकृति। क्षारीय गुण किसका? एमिनो अम्ल का। ए पॉइंट आप देखिए, आर CH2 COO माइनस NH3 प्लस, ये क्या हो गया हमारे लिए? एक ड्यूटेरायन हो गया। क्या हो गया हमारे लिए? ड्यूटेरायन। अब क्षारीय गुण मतलब क्या होगा कि जो यहाँ पर ये एमिनो अम्ल है अर्थात ये ड्यूटेरायन है, ये प्रोटॉन ग्रहण करेगा। क्या करेंगे? प्रोटॉन को ये ग्रहण कर लेगा। तो आप देखिए प्रोटॉन ग्रहण करने पर क्या उत्पाद बनेगा? R CH2 COOH और NH3 प्लस। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये क्या हुआ? क्षारक हुआ। क्या हुआ? क्षारक। यह विक्रिया कब होंगी? अम्लीय माध्यम में। तो यहाँ पर एमिनो अम्ल प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, अर्थात प्रोटॉन ग्रहण करने वाला क्या होता है? क्षारक कहलाता है, अकॉर्डिंग टू बॉस्टन-लॉरी सिद्धांत के आधार पर। अब नंबर बी पॉइंट आता है अम्लीय गुण। अब देखिए हम लोग अम्लीय गुण को समझते हैं कि जो हमारा ड्यूटेरायन बना था, इससे पहले उसको ले लेंगे R CH2 COO माइनस और NH3 प्लस। तो यहाँ क्या होने वाला है? यहाँ पर ये होने वाला है कि जो ये क्या करेंगे? अब अम्लीय की तरह व्यवहार करेगा, अर्थात हमने यहाँ के लिए क्षारीय विलयन ले लिए, क्षारीय माध्यम ले लिए। तो अब क्या होगा? ये NH3 एक प्रोटॉन उसको दे देगा, तो यह क्या बन जाएगा? R CH2 NH2 COO माइनस। यहाँ पर क्या हुआ? प्रोटॉन दिया गया और हमें पता है बॉस्टन-लॉरी के अनुसार प्रोटॉन देने वाला क्या होता है? अम्ल होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर एक ही एमिनो अम्ल ने अम्लीय गुण भी प्रदर्शित किया और क्षारीय गुण भी प्रदर्शित किया, अर्थात एमिनो अम्ल अम्लीय भी होते हैं और क्षारीय भी होते हैं। इस तरह वह यौगिक जो दोनों तरह की गुण प्रदर्शित करता है उसे हम उभयधर्मी प्रकृति के यौगिक कह सकते हैं या कहते हैं। इस प्रकार एमिनो अम्ल की क्या हो गई? उभयधर्मी प्रकृति हो गई। तो इसकी आप लोग समझ सकते हो कि एमिनो अम्ल प्रोटॉन दे भी सकता है, प्रोटॉन ले भी सकता है, अतः वो यौगिक जो प्रोटॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है, अर्थात अम्ल भी होता है और क्षार भी होता है। इस तरह दोहरी प्रकृति को ही उभयधर्मी प्रकृति कहते हैं। अतः स्पष्ट होता है कि जो हमारा एमिनो अम्ल है वो उभयधर्मी प्रकृति का है। अब हम लोग पढ़ेंगे समविभव बिंदु किसका? एमिनो अम्ल का। तो अब देख लो, सबसे पहले आप, मैंने यहाँ पर क्या लिखा? पहला पॉइंट R CH सिंगल बॉन्ड NH2 COOH। तो हमारा क्या हो गया? अल्फा एमिनो अम्ल हो गया। अब हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर?
अम्लीय पीएच ले लिए। क्या ले लिए? पीएच क्या ले लिए? अम्लीय ले लिए। अर्थात हमने क्या लिए? अम्लीय माध्यम लिए। तो अब यहाँ क्या होने वाला है कि जो H+ है वो कौन ग्रहण कर लेगा? ये। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? RCH और यहाँ पर NH3+। तो यहाँ पर क्या हुआ? इस एमिनो अम्ल ने प्रोटॉन ग्रहण किया। क्या किया? प्रोटॉन ग्रहण किया। तो ये कौन सा एमिनो अम्ल हुआ? प्रोटॉन ग्रहण करने वाला एमिनो अम्ल क्या होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। अर्थात जब हम अम्लीय पीएच में या अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया करवाते हैं तो एमिनो अम्ल की वो प्रोटॉन ग्रहण करके एक धन आवेशित युक्त एमिनो अम्ल बनाता है, जो क्या करेगा? जो कैथोड इलेक्ट्रोड जो होता है माइनस, उसकी ओर गति करेगा। अब इसी प्रकार हम क्या लेंगे? नंबर 2। अब देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पर। यह हम क्या लेंगे? RCH NH2COOH। इससे पहले मैंने वीडियो में यहाँ पर CH2 लिखा था, आप वहाँ H कर लेना, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है? ये हमारा जो माध्यम है या पीएच है, वो यहाँ पीएच क्या है? क्षारीय पीएच है। अर्थात यहाँ पीएच कैसा था? कम था। यहाँ पीएच कैसा रहेगा? अधिक रहेगा। अब होगा क्या? यहाँ पर हम किससे कराएंगे? ये एक प्रोटॉन देगा। क्या प्रोटॉन देगा? तो बंधन कंपाउंड क्या होगा? RCHCOO- और NH2+। तो क्या होगा? जो यौगिक बना यहाँ पर वो क्या करेगा? वो तो ऋण आवेश है, अर्थात वो धन आवेश एनोड इलेक्ट्रोड की ओर क्या करेगा? वो गति करेगा। ये कहाँ गति करेगा? एनोड की ओर। और ये कहाँ गति करेगा? ऊपर वाला कैथोड इलेक्ट्रोड की ओर ये गति करेगा। तो जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो क्षारीय एमिनो अम्ल होता है और वो कैथोड की ओर गति करता है, और जो प्रोटॉन दान करता है वो अम्लीय एमिनो अम्ल होता है और एनोड की ओर गति करता है। अब बात आती है अगला पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट। आप देखिए कि RCHCOOH और NH2। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ ऊपर में अम्लीय माध्यम था, फिर क्षारीय माध्यम है। अब हम लेंगे उदासीन माध्यम लेंगे। तो अर्थात H+ और OH-। तो ये आपस में क्या होगा? प्रोटॉन का आदान प्रदान होगा। और RCHCOO- और NH3+। तो यहाँ पर जो यौगिक बना वो कैसा बना? लवण बना, जिससे हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं। वो क्या है? ज्यूटर आयन है। मगर मैं इल्तिजा करता हूं, एक बात आप ध्यान दीजिए। मगर आप एक बात यहाँ ध्यान दीजिए कि जो हमारे पास ज्यूटर आयन बना, इस पे धन आवेश भी और ऋण आवेश भी है। अर्थात यह ना तो एनोड की ओर गति करेगा और ना ही कैथोड की ओर गति करेगा। ना वो एनोड की ओर जाएगा, ना ही कैथोड की ओर जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि जब क्षारीय एमिनो अम्ल की क्रिया अम्लीय माध्यम में की जाती है तो बनने वाला यौगिक कैथोड इलेक्ट्रोड गति करता है, और जब अम्लीय एमिनो अम्ल की क्रिया क्षारीय माध्यम में की जाती है तो वह एनोड की गति करता है। मगर जब उसी एमिनो अम्ल की उदासीन माध्यम में अभिक्रिया की जाती है तो एक आंतरिक लवण ज्यूटर आयन बनता है, जो ना तो एनोड गति करता है ना ही कैथोड की ओर गति करता है। तो इस पीएच को या उस निश्चित पीएच को हम उस एमिनो अम्ल का
समविभव बिंदु कहते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि समविभव बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ पर ना तो एमिनो अम्ल कैथोड की ओर गति करता है और ना ही एनोड की ओर गति करता है। यह हमारा समविभव बिंदु हो चुका है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर 3 पॉइंट को समझे, आप उसे अच्छे से समझ के लिख लेना। थैंक यू।